गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और रोजाना इस चैनल पे सुबह 10:30 बजे हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और करंट के इशूज। और ये है अनअकैडमी। और आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से जाके, या आईफोन है तो एप्पल के स्टोर से जा करके, और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इन दोनों लिंकों को फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास के लिंक अपलोड कर देता हूं, जो आप लोगों को आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं आप लोगों को पर डे का न्यूज़पेपर का भी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और ये जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप लोग इसको भी फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3:30 बजे से 3:30 PM से मैं इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इस सेकेंड लिंक के लिए। और ये सारी क्लास फ्री में होती है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, डाउनलोड भी करिए फ्री में। और 3:30 बजे से मैं यहाँ पे 1 ईयर 1 साल के पूरे करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जिन लोगों को इस बार 2021 में प्रीलिम्स देना है और जिन लोगों को नहीं भी देना है, सबके लिए मदद करेगा। उसके बाद शाम को 5 बजे से मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। और शाम 6 बजे इस पे होती है करंट की क्लास। तो ये 3 क्लास होती है, आप लोग इसको भी फॉलो करें। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे मदद करेंगे। रोमन सैरिस सर के निर्देशन में ये पूरी टीम काम करती है अनअकैडमी की। और ये सब आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं और आपके हर कदम पे साथ खड़े रहते हैं। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, ये सारे कोर्स शुरू होने वाले हैं। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस जो है वो जीएस का रेगुलर कोर्स है, मतलब आप समझें ये फाउंडेशन कोर्स है, यानी पूरी बेसिक से पढ़ाई होती है। इसके लिए आपको इस पे एक लाइव क्लासेज में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी लाइव मिलेंगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा इस पे। मतलब आप चाहे क्लास लेना चाहे या टेस्ट सीरीज लेना चाहे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस अनलिमिटेड कर सकते हैं। और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी टॉपिक बाई टॉपिक आपका सारा कोर्स कवर कराया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का जो फाउंडेशन है, यूपीएससी की बेसिक तैयारी करने में 1 से 1.5 साल का समय लगता ही है। ठीक है, 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो इसके लिए फाउंडेशन बैच मिनिमम 1 साल, फिर 2 साल, और फिर 3 साल का फाउंडेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 साल का फाउंडेशन उनके लिए है 12 महीने का, जिनको 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है। और उसकी फीस होगी 49,500 रुपए। इस पे भी जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जब भी लेंगे, आप इस पे करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहीं पे जाएंगे तो आपको यूपीएससी सीएससी का सेक्शन मिलेगा, वहीं पे जीएस का सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय प्लस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। वहीं पे जब आएगा तो आपसे कोड मांगेगा, रिफरल कोड। तो उस कोड की जगह आप ये कोड डाल देंगे, ये है मेरा कोड SWADEEP स्वदीप। आप ये डाल देंगे तो आपको ये जो 1 साल की फीस है 49,500 रुपए, इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आफ्टर डिस्काउंट आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए जीएस के लिए। वहीं 2 साल के लिए, जिनको 2023 में एग्जाम देना है, ये फाउंडेशन 2 साल का उनके लिए है, उनका फीस होगा 72,000। वो भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर 10% डिस्काउंट में मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट अभी फीस हो जाएगी 64,800। और 3 साल का भी ऐसे ही है, ये उनके लिए है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं इसी साल, उनके लिए। और अभी से उन्होंने यूपीएससी का प्लान किया है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका फीस है 90,000। इस पर भी कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो आपको 10% डिस्काउंट है, फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है प्लस कोर्स का। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें और इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में सारी चीजें प्लस कोर्स वाली हैं, क्योंकि पूरा फाउंडेशन कोर्स इसमें कवर होता है जीएस का। ये सारी चीजें मिलेंगी इसमें, कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। जैसे क्या होता है कि आपको अगर पर्सनल कोच चाहिए, आप ये चाहें कि आपको पर्सनली कोई टीचर अनअकैडमी का गाइड करे, आपके तैयारी पे नजर रखे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आइकॉनिक में ये फीचर्स हैं। आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे,
डेली आपका मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। अभी आइकॉनिक में और भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, अभी आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और पूरे स्टडी प्लान पे आपके ध्यान रखेंगे और पर्सनली फीडबैक भी आपको मिलेगा कि आप क्या बेहतर कर रहे हैं या कहाँ आपको और सुधार की आवश्यकता है। सेम वैसे ही फाउंडेशन बैच 1 साल का ये भी होगा, क्योंकि ये सारे कोर्स प्लस वाले होंगे ही। 2 साल और 3 साल ये फाउंडेशन है, और वही 1 साल का मैंने बताया था जिनको 2022 में एग्जाम देना है। इसका फीस होगा 69,500। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, इस फीस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550। 2 साल का है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 1,07,000। इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगा 96,300। और 3 साल का भी है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो लोग 12th में हैं या अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं, अभी से जिन लोगों ने यूपीएससी के लिए प्लान किया हुआ है, उनके लिए 1,41,000। इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा कोड के इस्तेमाल पे। फीस जाएगी 1,26,900। आइकॉनिक में आपको एडिशनल कुछ फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल कोच मिलेंगे जो डेली आपके पे निगरानी रखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। वो हो गया जीएस। और ये है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल का देखिए 6 महीने का है, क्योंकि 1 महीने में तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला यूपीएससी का। ऑप्शनल 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, 3 साल का ले सकते हैं। ये 4 फीचर्स है इस पे, आप अपनी सुविधा के अनुसार। 6 साल का फीस है ऑप्शनल का 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000। वहां पर भी अगर आप इस कोड को डालेंगे तो आपको इन सारे फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर द डिस्काउंट 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की फीस हो जाएगी 24,750, 2 साल की फीस हो जाएगी 36,000 और 3 साल की फीस हो जाएगी आपकी 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है ऑप्शनल, और ये जिसको अलग अलग लेना है। आगे कॉम्बो भी है, ऑप्शनल और कॉम्बो साथ में लेंगे तो फीस कम पड़ेगा, वो सारी चीजें भी हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि 2021, 22 और 23 के लिए अनअकैडमी 11 तारीख से बैच शुरू किया, मतलब करने वाली है, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। 11 जनवरी से, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, 6 महीने के लिए और साल भर के लिए क्या क्या प्लान है ये देखिए। 11 जनवरी से शुरू हो रहा है सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए बैच। ये आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब में अवेलेबल है, जरूर ज्वाइन करें। ये 6 महीने का है जिनको 2021 में देना है, 1 साल का है जिनको 2022 में एग्जाम देना है, 11 जनवरी से भी शुरू होगा। ये भी आपका इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल सब में अवेलेबल है। बस ध्यान रखेंगे जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे कोड डालेंगे आप स्वदीप SWADEEP। दूसरा आप देखिए 2 साल का भी प्लान है जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 11 तारीख से भी बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल। और उसके बाद 11 तारीख से एनसीईआरटी का बैच भी शुरू हो रहा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2021 के लिए, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल और हिंदी सब में अवेलेबल है। बस आप कोड डालेंगे स्वदीप SWADEEP तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो ये सारा प्लान यही है। वो देखिए कॉम्बो जो मैंने आपको बताया था कि आप जीएस और ऑप्शनल का साथ में लेते हैं, मान लीजिए जीएस का आइकॉनिक लेते हैं और ऑप्शनल ले लेते हैं साथ में, तो 1 साल 2 साल 3 साल का फीस 88,705, 1,31,510, 1,67,220 होगा। इस पे भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सारे फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन सारे में। और जैसे अगर आप जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल ले लेते हैं अगर साथ में, तो 1 साल 2 साल 3 साल ये भी है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 1,21,200। इस पर भी अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट, आइकॉनिक लेंगे तो उस पर भी सारा चीज ये है। और देखिए मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में आइकॉनिक का प्राइस अब बढ़ने वाला है, हाइक होने वाला है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, जैसे पर्सनल कोच तो मिलेंगे ही, और मैंने आपको बोला था कि ये डेली आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रैक्टिस डेली आंसर कराएंगे, और मैंने एक चीज और कहा था उसमें। लेकिन उसके बाद ये सारे चीज मेंस टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान भी पहले से था, लेकिन ये देखिए 1 2 3 ये 4 चीजें इसमें अपग्रेड की गई हैं। ये 4 चीज और वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे। और इसका भी जिनको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो, जिनको एक पर्सनल कोच के साथ पढ़ना हो, जरूर ले लें। कोड जरूर ध्यान में रखेंगे स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अपना डेली न्यूज में। ये सारा सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ से मुझे जहां से भी आपके लिए लगता है मैं उचित मैटर आप लोगों के लिए, करंट का, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ये सारी चीजें लेकर के आता हूँ, वो भी हिंदी में। जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा टॉपिक था, और अब हम देखेंगे क्या आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। आज हम लोग अपने डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में क्या देखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है
विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में डालेंगे, FAO, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में देखेंगे, FAO के बारे में, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भारत जापान के बीच समझौता हुआ है, सहभागिता समझौता क्या हुआ है, किस मुद्दे पर हुआ है, ये देखेंगे। तीसरा हम लोग डॉक्टर राज अय्यर के बारे में जानेंगे। चौथा, व्हाट्सएप ने अपनी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई है, अभी नई गोपनीयता नीति आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके भी वो व्हाट्सएप पे आया होगा उसको एग्री डिसएग्री करने के लिए, तो उसके बारे में देखेंगे। पांचवा है, लद्दाख की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए एक समिति गठित की गई है। और छठा देखेंगे, मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु परामर्श। तो ये 6 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आराम से एक एक करके चलेंगे देखते हुए क्या क्या पॉइंट इसमें कह रहा है। आइए एक एक टॉपिक शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या है, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में देखेंगे, यानी वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। खाद्य और कृषि संगठन ने क्या खाद्य मूल्य सूचकांक क्या किया, कैसे किया। देखिए पॉइंट ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है देखिए। क्या कह रहा है, पहला कि खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक यानी FPI, फूड प्राइस इंडेक्स, ने दिसंबर 2020 में औसतन 107.5 पॉइंट हासिल किए थे, जबकि नवंबर 2020 में इसे 2.3 पॉइंट मिले थे। यह क्या है, ये ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक FPI, फूड प्राइस इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO जारी करता है FPI को, ये ध्यान में रखेंगे। और FPI अभी ये दिसंबर 2020 में औसतन 107.5 पॉइंट हासिल किए गए थे, जबकि नवंबर में इसे 2.3 पॉइंट मिले थे। क्या कैसे, आगे देखिए। यह लगातार 7वें महीने में वृद्धि को चिन्हित करता है, ये लगातार 7 महीने से फूड प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, वृद्धि को। इस इंडेक्स के संबंध में देखिए क्या कह रहा है, क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है इस इंडेक्स के संबंध में। इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। ये जो इंडेक्स आता है FPI, FPI के बारे में क्या कह रहा है कि इसे 1996 में, कब, 1996 में वैश्विक स्तर पे जो कृषि के वस्तु है जो बाजार में विकास की निगरानी के लिए है, उनको सार्वजनिक रूप से पेश किया जाता है। और FAO फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। यानी FAO जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, वो FPI को यानी खाद्य वस्तुओं की टोकरी, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में प्राइस इंडेक्स में एक मासिक बदलाव का मापक है। और यह अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स, मांस और चीनी की टोकरी के मूल्यों में हुए परिवर्तनों को मापता है, और इसका आधार वर्ष 2014 और से 16 है। तो इन चीजों के आधार पे वो नापा जाता है, अनाज, तिलहन, जिन फसलों से तेल उत्पादन होता है, डेयरी उत्पाद और मांस और चीनी, इन सब के में मूल्यों की वृद्धि में। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब खाद्य और कृषि संगठन या FAO के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि यही FPI जारी करता है। FPI जारी कौन करता है, FAO करता है। तो क्या कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत की गई थी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत इसकी स्थापना की गई थी FAO की। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी। और प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। और FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और भारत ने FAO यानी 16 अक्टूबर 2020 की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए
₹75 का स्मारक सिक्का भी जारी किया था। ₹75 का भारत ने सिक्का जारी किया था रुपए का, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि ये स्मारक सिक्का है, मार्केट में प्रचलन के लिए नहीं है, बस इसके लिए, इसकी 75वीं वर्षगांठ में स्मारक चिन्ह के लिए ₹75 का सिक्का जारी किया गया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप लोग। और यह संयुक्त राष्ट्र के अलावा यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। कौन? FAO जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी खाद्य सहायता संगठन है उनमें से एक है, जो रोम इटली में स्थित है। FAO कहाँ स्थित है? इटली में। और इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD भी इसमें शामिल है। द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी इसमें शामिल है। और FAO के कुछ पहले हैं, जैसे आप देख लीजिए, विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ये FAO के तहत सब काम करते हैं। GIAHS यानी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत। विश्व में जो मरुस्थलीय टिड्डे होते हैं उनकी स्थिति पर नजर रखना कि फसलों को नुकसान न करें। और FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों में के कार्यान्वयन के मामले में के संबंध में कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग उत्तरदायी निकाय है। जो FAO जो लाता है और जो WHO के खाद्य मानक के जो कार्यक्रम है उसके लिए कौन सा आयोग उत्तरदायी है? CAC, कोडेक्स एलिमेंट्रीज आयोग, ठीक है। और खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेरिक रिसोर्स पर अंतरराष्ट्रीय संधि को वर्ष 2001 में FAO के तीसरे सत्र में अपनाया गया था। और इसके साथ कुछ फ्लैगशिप पब्लिकेशन के साथ और भी कुछ कार्यक्रम हैं, आप देख सकते हैं। जैसे FAO है उसी तरीके के कुछ और भी कार्यक्रम है वैश्विक स्तर पे। क्या? ये देखिए, वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर स्थिति यानी सोफिया। इस सोफिया का ये इसके बारे में मत्स्य पालन के लिए एक सोफिया और भी है, नासा का एक एरोस्पेस प्रोजेक्ट है सोफिया, उसके बारे में मत समझिएगा, वो अलग है और ये अलग है, दोनों की स्पेलिंग सेम है। लेकिन ये जो है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। वैश्विक मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर स्थिति सोफिया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। दूसरा क्या है? विश्व के वनों की स्थिति यानी सोफो। ऐसा कहीं भी है, सोफिया, सोफो, सोफी, सोफा, सोको, तो ये आप सब समझ जाएंगे। ये सब विश्व के खाद्य सुरक्षा, वनों, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और सोफो क्या है? सोफो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, विश्व के वनों की स्थिति। अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति यानी सोफी। सोफी क्या है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। अगला है खाद्य और कृषि की स्थिति यानी सोफा। सोफा क्या है? स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अगला है कृषि कमोडिटी बाजार की स्थिति, सोको। सोको क्या है? द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के बीच सहभागिता समझौता। भारत और जापान के बीच में कुछ सहभागिता समझौते की बात की गई है। क्या है? ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत जापान के बीच सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने दिया है। क्या? यह समझौता ज्ञापन निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है। जो कुशल कामगार हैं उनसे संबंधित समझौता ज्ञापन है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कि यह सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगा, जिसके तहत जापान में 14 निर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा। जापान में भेजा जाएगा 14 क्षेत्रों में, 14 सेक्टर्स में काम करने के लिए जो कुशल भारतीय कामगार हैं उनको भेजा जाएगा, जिन्होंने यह अनिवार्य योग्यता प्राप्त कर ली है और साथ ही जापानी भाषा की परीक्षा भी पास कर ली है। तो कुशल कामगारों के लिए बीच हुआ है भारत और जापान के बीच समझौता, भारत भेजेगा जापान में। और इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से निर्दिष्ट कुशल कामगार नामक एक नई सामाजिक स्थिति यानी न्यू स्टेट्स ऑफ रेजिडेंस भी प्रदान किया जाएगा। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे, इस मुद्दे पर हुआ है। और क्या कह रहा है
कि इस समझौता ज्ञापन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का भी गठन किया जाएगा और यह सहभागिता समझौता भारत जापान के लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाएगा और भारत के कामगारों तथा कुशल पेशेवरों को जापान में रोजगार प्राप्त करने में भी मदद करेगा। तो जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्टर राज अय्यर। राज अय्यर के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भारतीय अमेरिकी, ठीक है, ये अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं। डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मुख्य सूचना अधिकारी, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। ये अमेरिका के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं और ज्ञात हो कि यह पद अमेरिकी रक्षा विभाग में सबसे उच्च रैंकिंग वाले नागरिक पदों में से एक है, जिसे जुलाई 2020 में इस पद को सृजित किया गया था। CIO को भारतीय कह रहा हूं, अमेरिकी सेना में, और भारतीय मूल के हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और अब तक डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे और उनका प्राथमिक कार्य सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT से संबंधित मामलों में सचिव को सलाह देना था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। और इस पद पर रहते हुए डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों से संबंधित $16 बिलियन के वार्षिक बजट का पर्यवेक्षण भी करेंगे। जो सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यों में जो अमेरिकी सेना पे $16 बिलियन का वार्षिक बजट है उसका। और इस पद पर रहते हुए 100 से अधिक देशों में तैनात 15,000 से अधिक नागरिक और सैन्यकर्मी उनके अधीन कार्य करेंगे। और साथ ही डॉक्टर राज अय्यर चीन और रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों के खिलाफ डिजिटल बढ़त प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को भी निर्देशित करेंगे। और मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निवासी और बेंगलुरु में पढ़ रहे डॉक्टर राज अय्यर ने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने से पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है व्हाट्सएप की अभी एक नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति। क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। अभी आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग व्हाट्सएप खोलते होंगे तो इस समय एक नई प्राइवेसी पॉलिसी पहले शो करता था। क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपनी गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तों को अपडेट किया है, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप द्वारा फेसबुक के स्वामित्व वाले अन्य तृतीय पक्ष के ऐप के साथ उपयोगकर्ता का डेटा साझा किया जा सकता है। यानी व्हाट्सएप का जो डेटा है और लोगों के साथ साझा किया जाएगा। जैसे जो फेसबुक के अंदर में काम करे, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर में है, इंस्टा फेसबुक के अंदर में है, इंस्टाग्राम, ये सब सारी जो चीजें हैं, ऐसे तृतीय पक्ष के ऐप के साथ जो फेसबुक के अंतर्गत काम करेगा उसको डेटा साझा किया जाएगा। इसने व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बढ़ाया। और नई नीति के मुताबिक यदि उपयोगकर्ता व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को मानने से इनकार करते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा। अगर वो लोग एग्री नहीं करेंगे तो वो लोग फिर व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप द्वारा नई भुगतान सुविधा के माध्यम से भी डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें प्रसंस्करण विधि, लेन देन और शिपमेंट डेटा आदि शामिल है। और साथ ही स्थान, डिवाइस मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी और ब्राउजर विवरण से संबंधित सूचना भी एकत्र और साझा करेगा। और व्हाट्सएप की स्थापना वर्ष 2009 में एक मुफ्त और क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप के रूप में की गई थी और मात्र 4 वर्ष के भीतर ही व्हाट्सएप के 400 मिलियन उपयोगकर्ता बन गए हैं। और इसके बाद वर्ष 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया और अब धीरे धीरे फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप की नीति में और भी परिवर्तन किया जा रहा है। ये सारे चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि लद्दाख की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए एक समिति गठित की गई है। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और जातीयता के संरक्षण तथा भूमि, नौकरियों और विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। किसने? केंद्र सरकार ने। और इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LAHDC, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के इसमें प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो क्या है कि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में जो लद्दाख का हमारा यूनियन टेरिटरी है उसकी भाषा, संस्कृति, जातीयता, उन सब के संरक्षण के लिए तथा भूमि, नौकरी और जो भी विकास परियोजनाएं वहां के लोकल लोगों के लिए है, जो उनके भागीदारी, जो उसमें वो भागीदार होंगे या उनसे संबंधित जो भी मुद्दा है उसको हल करने के लिए जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें क्या होगा, लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, एक सेकंड का समय देंगे। और आगे क्या क्या पॉइंट देखिए। और ज्ञात हो कि लद्दाख, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था और अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध लद्दाख भारत के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि मानव और वन्य जीव, मतलब मनुष्य और जो जंगल के जीव हैं, उनके संघर्ष के, जो आपसी संघर्ष होता है उसके प्रबंधन हेतु कुछ परामर्श क्या है, कैसे कि क्या होता है कि मानव जंगल में हस्तक्षेप करते हैं तो आपसी संघर्ष होता है, या जंगलों का ह्रास होता है तो वन्य जीव गलती से जब मानव बस्ती में प्रवेश कर जाते हैं तो इन सब चीजों से जो दिक्कत होती है, तो उसके प्रबंधन के हेतु कुछ परामर्श क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, ध्यान से देखते हुए चलें। कि हाल ही में अपनी 60वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL की अस्थायी समिति ने देश में मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट HWC के प्रबंधन हेतु परामर्श को मंजूरी दे दी है। किसने? अभी हाल ही में अपनी 60वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL की अस्थायी कमेटी ने देश में मानव और वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष होता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट HWC, इसके प्रबंधन हेतु जो परामर्श है उसको मंजूरी। क्या? आगे देखिए। बैठक में केंद्र प्रायोजित वन्य जीव आवास एकीकृत विकास योजना में मध्यम आकार की जंगली बिल्ली कैराकल, एक जंगली बिल्ली है जिसको कैराकल कहते हैं, मध्यम आकार की होती है, अति संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में यह शामिल है। तो कैराकल को शामिल करने हेतु स्वीकृति दी गई है इस योजना के तहत, जिसके तहत इस मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में है, कि मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता अब प्रदान की जाएगी। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो कौन है ये जंगली बिल्ली, क्या है, ये सब देखेंगे अभी। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु क्या परामर्श के लिए अगला भी बिंदु करें, ध्यान से देखिए। परामर्श कि सशक्त ग्राम पंचायत, पहला जो परामर्श वाली बात हुई है उसके बारे में कि क्या क्या इसके तहत होना चाहिए। एक तो सशक्त ग्राम पंचायत होना चाहिए, कि परामर्श में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। दूसरा, बीमा राहत, मानव और वन्य जीव संघर्ष के कारण फसलों का नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी शामिल है। अगला क्या कह रहा है, पशुचारा में क्या, इसके तहत वन क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम भी शामिल हैं। ठीक है, उसके तहत कुछ महत्वपूर्ण कदम शामिल है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका अग्रणी उपाय क्या है, ये देखिए, क्या है इसका अग्रणी उपाय। एक सेकंड का समय देंगे जरा।
इसके अग्रणी उपाय में क्या क्या है एक बार देख लीजिए। क्या है? पशु चारा और ये सब सारी चीजें हमने पढ़ा। इसके अग्रणी उपाय में क्या कह रहा है? मानव और वन्य जीवन के संघर्ष के बारे में एक एक पॉइंट आप लोग देख लेंगे, क्या क्या पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। तो एक एक चीज देखते हुए चलेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो सेकंड नंबर पे बात कर लो कोई है। अग्रणी उपाय में क्या क्या चीजें हैं कि परामर्श में स्थानीय राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों के निर्धारण, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को अपनाने, जंगली पशुओं से बचाव हेतु अवरोधों घेराबंदी का निर्माण और 24x7 आधार पर संचालित निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान और पशुओं के लिए उन्नत स्टॉल प्लेटफॉर्म आदि हेतु विशेष योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है? और त्वरित राहत है इसके साथ कुछ क्या कि संघर्ष की स्थिति में जो पीड़ित परिवार हैं उनको अंतिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा, जो पशुओं की वजह से इन सब चीजों में जो भी नुकसान होगा उसको। अभी जो कैराकल बिल्ली है इसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। ये आप इमेज में देख लीजिए, यही है कैराकल बिल्ली, मध्यम आकार की होती है, थोड़ी बड़ी होती है। क्या कह रहा है इसके बारे में? कैराकल जंगली बिल्ली या कैराकल भारत में पाई जाने वाली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह पतली एवं मध्यम आकार की बिल्ली है जिसके लंबे एवं शक्तिशाली पैर और काले गुच्छेदार इसके कान होते हैं, और इस बिल्ली की प्रमुख विशेषताओं में इसके काले गुच्छेदार कान शामिल हैं। और यह बिल्ली स्वभाव में शर्मीली, निशाचर यानी रात में घूमती है और जंगल में मुश्किल से ही देखी जा सकती है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, इसी के संरक्षण की बात हो रही थी। और क्या कह रहा है कैराकल बिल्ली के बारे में? इसका निवास स्थान कहाँ है? भारत में इन बिल्लियों की उपस्थिति केवल 3 राज्यों में बताई गई है। राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन 3 जगहों पर यह बिल्ली पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में इसे स्थानीय रूप से सियागोस या सियाहगस कहा जाता है, और गुजरात में कैराकल को स्थानीय रूप से हांट्रो कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्लैक बग या हत्यारा। और राजस्थान में इस जंगली बिलाव राजस्थान में इसे जंगली बिलाव या जंगली के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड कैट। और इससे खतरा क्या है इसको? कैराकल को ज्यादातर पशुधन की सुरक्षा हेतु मारा जाता है, लेकिन विश्व के कुछ क्षेत्रों में इसके मांस के लिए भी इसका शिकार किया जाता है। ठीक है, पशुधन मतलब कैराकल जो है अगर आती है तो लोगों के बस्तियों में, गांवों में घुस के जानवरों को मार देती है, खा जाती है। तो इसीलिए इसको क्या है कि इसलिए मार देते हैं लोग, और बाकी विश्व के कुछ क्षेत्रों में इसके मांस का लोग उपयोग करते हैं, इसलिए उसको मारा जाता है। इसके संरक्षण की स्थिति के बारे में देखिए कैराकल के। इसकी संरक्षण की स्थिति है कि IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय है। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में शामिल है और सिटीज के परिशिष्ट 1 में। ठीक है, और मानव और वन्य जीव संघर्ष क्या होता है ये पढ़िए कि यह जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच परस्पर क्रिया को संदर्भित करता है, जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है शहरीकरण, कि आधुनिक समय में तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकरण ने वन भूमि को गैर वन भूमि के क्षेत्र में तब्दील कर दिया है, और परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है, इसीलिए वो फिर शहर की तरफ आ रहे हैं। परिवहन नेटवर्क, वन परिधिया क्षेत्रों के मध्य सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के कारण प्रायः जानवर जंगलों या रेल पटरियों पर आ जाते हैं और दुर्घटनाओं में उनकी मौत हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं। ये सारा पॉइंट इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या, बढ़ती आबादी के कारण संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के निकट मानव बस्तियों का निर्माण, खेती, भोजन, चारे आदि के संग्रह के लिए लोगों द्वारा वन भूमि का अतिक्रमण किए जाने से जंगलों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। यही सब रीजन है। पहल और विकास, इसके लिए क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाथियों के गमन मार्ग का अधिकार
सुनिश्चित करने के लिए नीलगिरी के हाथी कॉरिडोर में रिसोर्ट्स को बंद करने का आदेश दिया है और माना जाता है कि किस्टोन प्रजातियों की तरह ही राज्य का कर्तव्य हाथियों की रक्षा करना भी है। मैंने आप लोगों को बताया था, इस पे एक आर्टिकल आया था जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था, नीलगिरी हाथी कॉरिडोर में रिसोर्ट्स नहीं खुलेंगे, बंद रहेंगे। हाथी कॉरिडोर होता है उनके आने जाने का जो गलियारा होता है जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, तो ये मैंने बताया था। इसी तरीके की पहल की जा रही है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। जैसे वहां हुआ, उड़ीसा सरकार ने भी ऐसा ही किया। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर जंगली हाथियों के लिए खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु उनके भोजन के लिए सीड बॉल्स को डालना शुरू किया है। और उत्तराखंड सरकार ने मानव पशु संघर्ष को कम करने, जंगली जानवरों को आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने और जंगलों से सटे हुए क्षेत्रों में कृषि फसलों तथा पशुधन की रक्षा के लिए पौधों की विभिन्न प्रजातियों को विकसित करके जैव बाड़ लगाने का काम भी किया। और मैंने कल आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था, कल या परसों, कि जो उत्तराखंड ने वहां के जंगलों को जीवित प्राणी होने का भी दर्जा इसीलिए प्रदान करने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, कि अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जीव कैसे रहेंगे। इसी मुद्दे पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। और उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में ऐसी घटनाओं के दौरान बेहद समन्वय और राहत सुनिश्चित करने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में सूचीबद्ध आपदाओं के तहत मानव पशु संघर्ष को शामिल करने हेतु सैद्धांतिक रूप से मंजूरी भी दे दी है। और भारत के पश्चिमी घाट में मानव हाथी मुठभेड़ों को रोकने हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में एक नई संरक्षण पहल टेक्सटिंग का भी उपयोग किया गया है। सारे पॉइंट जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, और आसपास के निवासियों को हाथी की गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए हाथी ट्रैकिंग कॉलर को स्वचालित एसएमएस चिप के साथ भी जोड़ा गया है। तो ये पीआईबी का आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक या अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने अगली क्लास के साथ में मिलेंगे इसी टाइम पे। और अभी शाम को फिर 1 PM पे, शाम को नहीं सॉरी आफ्टरनून में 1 PM पे हम अपने अगले क्लास इंडियन पॉलिटी के साथ यूट्यूब पर ही मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के साथ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो अनअकैडमी का मोबाइल ऐप है, आप लोग उसको, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हों जरूर डाउनलोड करिए। और जो लोग, क्योंकि फ्री में डाउनलोड है, कोई इसका चार्ज नहीं देना, और जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं उनके लिए भी मैं अनअकैडमी ऐप पर ही 3:30 बजे से 3:30 PM से लाइव पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे मैं पूरे 1 साल के 1 ईयर के करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जो लोग 2021 में प्री देंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद, और जो नहीं भी देंगे उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3:30 बजे से और करंट का है, और फिर शाम 5 बजे से मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी जीएस क्वेश्चन, इसका भी टेस्ट यानी क्वेश्चन का डिस्कशन। और एनसीईआरटी का जो होगा, एक पहले टॉपिक बाय टॉपिक, पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, या फिर ऐसे ही भी विषय में इसमें शुरू करूंगा। और इसका टाइम होगा, और मैं हिस्ट्री भी शुरू करूंगा तो 6 से लेके 12 तक के सारे एनसीईआरटी के मैं आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। तो आप 3:30 और 5 ये दोनों क्लास लाइव चलता है अनअकैडमी पे, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोग आगे इसको जरूर ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस क्लास को शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। तो चलिए फिर अभी 1 बजे पॉलिटिकल क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।